अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हालिया सैलाब से हुए नुकसानात पर मरकजी टीम के साथ तेलंगाना के हुकाम की सेक्रेटरीट में हुई मीटिंग। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज से फौरी इमदाद का किया मुतालबा। BRS MLA कौशिक रेड्डी और श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी के हामियों के बीच तसादुम का मामला तूल पकड़ा। हरीश राव और दीगर BRS के चंद लीडरान को किया गया नजरबंद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करें। BRS लीडर अलहाज मोहम्मद सलीम और साबिक रियासती वजीर दाखिला महमूद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त जमानत मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी लीडरों ने जाहिर की खुशी, कहा झूठ और साजिश के खिलाफ है ये सच्चाई की जीत। राहुल गांधी ने छोटे कारोबारियों के साथ नाइंसाफी पर मोदी हुकूमत को बनाया शदीद तनकीदों का निशाना, कहा दोस्तों के लिए अलग और आम लोगों के लिए बीजेपी की हुकूमत के हैं अलहदा उसूल। और जालिम व काबिज इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गाजा पर मजीद हमले, कम से कम 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। हालिया सैलाब से हुए नुकसानात पर मरकजी टीम के साथ सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई, जिसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर रियासती हुकाम और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने हालिया सैलाब से हुए नुकसानात की तफसीलात से आगाह किया। चीफ मिनिस्टर ने बगैर किसी शराइत के फौरी तौर पर इमदाद के लिए मरकज़ से अपील की। चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ी टीम से कहा कि मरकज़ के पास सैलाब की रोकथाम और उसके हल के सिलसिले में भी एक एक्शन प्लान तैयार रखा जाना ज़रूरी है। हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया कि 17 सितंबर को रियासती हुकूमत की बेहतर हुक्मरानी और कामयाबी के ज़िमन में तेलंगाना प्रजा पालना धनोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। यह इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि मरकज़ 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाता है। KCR हुकूमत ने इसे हैदराबाद इंटीग्रेशन डे के तौर पर मनाया था। हुकूमत ने जियो जारी करते हुए मुख्तलिफ अजला में कौमी परचम लहराने और तकारीब की सदारत के लिए मुअज़्ज़िज़ीन के नामों का ऐलान किया। शहर हैदराबाद में रेवंत रेड्डी कौमी परचम लहराएंगे और पुलिस परेड की सलामी लेंगे। में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर को परचम कुशाई के लिए मुकर्रर किया गया है। BRS MLA कौशिक रेड्डी और कांग्रेस में शामिल हुए श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी के और उनके हामियों के बीच तसादुम का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कौशिक रेड्डी के मकान पर कांग्रेस के हामियों के मुबैना हमलों के बाद साबिक रियासती वजीर हरीश राव को घर पर नज़रबंद कर दिया गया था। इसके अलावा कांग्रेस और BRS के कई अरकान असम्बली के घरों पर पुलिस को तैनात किया गया और मजीद किसी भी तसादुम से बचने के लिए पुलिस अपने तौर पर सख्त इक़दाम कर रही है। हरीश राव ने कौशिक रेड्डी के मकान पर हुए मुबैना हमले की मजम्मत की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत सूरत-ए-हाल को काबू में करने के बजाय BRS अरकान असम्बली को नज़रबंद कर रही है। पुलिस का रवैया और खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर उन्होंने सख्त तनकीदें की और अमन कानून के हवाले से इल्ज़ामात लगाए। हरीश राव ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी जमहूरियत का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। నేషనల్ DCP గారిని ఎస్కార్ట్ గా పెట్టి 8 పోలీస్ స్టేషన్లు దాటించి మా కౌశిక్ రెడ్డి గారి ఇంటి వరకు తెచ్చి దాడి చేయించారే, మరి నిన్న ఏమైంది మీ లా అండ్ ఆర్డర్ అని అడుగుతా ఉన్నా. నిన్న ఆపొచ్చు కదా. గాంధీ గారిని నిన్న ఆపుంటే ఈ హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఇంత దెబ్బతినేదా? కూకట్పల్లి నుంచి 2 గంటలు ప్రయాణం చేసి 8 పోలీస్ స్టేషన్లు దాటి కౌశిక్ రెడ్డి గారు ఉండే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ వరకు కూడా తీసుకొచ్చి ఇంటి లోపలికి పంపించి దాడి చేయించారు కదా. మరి నిన్న ఏమైంది డీజీపీ గారు? మీరు ఎందుకు నిన్న యాక్ట్ చేయలేదు డీజీపీ గారు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. నిన్న నిజంగా నువ్వు యాక్ట్ చేసి ఉంటే ఈ పరిస్థితులు వచ్చేదా రాష్ట్రంలో? దీనికి కారణం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిది, ఇది డీజీపీ గారిది కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. చేయాల్సిందంతా చేసి ఇప్పుడేందో సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతుండ్రు. ముఖ్యమంత్రి దిక్కు, డీజీపీ దిక్కు. ఇంకేందో రివ్యూ చేస్తారట ఇలా మధ్యాహ్నం. ఏం రివ్యూ చేస్తావు? ఇంకా సూటికి ఎట్లా కొట్టాలి, ఇంకెవరిని కొట్టాలి, ఎవరెవరి మీద దాడులు చేయాలని చేస్తావా? అసలు ఉందా ఈ రాష్ట్రంలో?
बीआरएस लीडर और साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड अलहाज मोहम्मद सलीम ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से मुतालबा किया कि वो पार्लियामान में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने उन्हें वोट देकर इख्तिदार में लाया, उनकी जिम्मेदारी है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी से नुमाइंदगी करें। अलहाज सलीम साबिक वज़ीर दाखिला और दीगर कायदीन इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हैं और वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादें मुल्क के गरीब मुसलमानों का असासा है। दौलतमंद मुसलमानों, उमरा, नवाबों और दीगर ने अपनी जायदादों को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया था। मंशा वक्फ के बारे में भी इसके अंदर कुछ उलटपट करने की बात की जा रही है। मंशा वक्फ बहुत अहम होता है। मंशा वक्फ के ज़रिए वो प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आज हम लोग जमा हुए हैं यही बताने के लिए कि हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वक्फ बोर्ड को बचाना है और अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। हम यही नुमाइंदगी करना चाहते हैं और बहुत से हमारे उलमा हज़रात भी मिलकर चौतरफ कोशिश कर रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में आजकल बहुत लोगों में नाराज़गी है कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल लाकर उसे बर्बाद करना चाहती है। इसलिए उसकी हिफाजत के लिए हम आगे तक जद्दोजहद करते रहेंगे और इस बिल के अंदर, ख़ास तौर से इस बिल के अंदर जो भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो हम उसकी सरासर मुखालिफत करते हैं और हम यही चाहते हैं कि इस बिल की मुखालिफत करें और हमारे किसी भी तरह वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को बहुत पावर दिया जाए। वक्फ बोर्ड को जो है कमिश्नरेट पावर दिया जाए, चेयरमैन को पावर दिया जाए, एंड जहाँ तक हो सके वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और जी एक्ट बनाते हुए जो 95 का एक्ट है उसे भी कायम रखा जाए और उन्हें ज़्यादा पावर दिया जाए। यही हमारी गुजारिश है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और ख़ास तौर से उनके अलायंस पार्टी से, चंद्रबाबू नायडू साहब हो या बिहार के नीतीश कुमार साहब हो, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप इस बिल में सपोर्ट मत कीजिए, ये बिल की मुखालिफत में बात कीजिए, क्योंकि आपके अलायंस से एक सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट बनाई है और जैसा गवर्नमेंट बनी है पहले अटैक माइनॉरिटीज प्रॉपर्टीज पर किया गया, वक्फ बोर्ड पर किया गया। उसके ये सब मिलके हम लोग, महमूद भाई, हम लोग सब मिलके इसको कंडम करते हैं। पूरी पार्टी, हमारे माइनॉरिटी भाई पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने हमारे माइनॉरिटी भाई है सब लोग इसके खिलाफ में हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ बार बार कि आप ये बिल को आप वापस ले लीजिए, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फरीजा है। क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट की रहती तो आप जो कानून लाते लाइए वो अलग चीज़ है। ये प्रॉपर्टी वक्फ करे सो लोग हैं, हमारे वैसे आपके वैसे लोग वक्फ करके गए, वो लोग गरीब आवाम को जो है ना सहूलत मिलना बोल के, उसको फायदा पहुंचना बोल के, ये नहीं कि आप लोगों को खाओ पियो बोल के नहीं गए। जो लैंड ग्रैबर्स जितने बड़े बड़े लोग इंजॉयमेंट कर रहे, जो अब कलेक्टर को पावर देंगे, आप कलेक्टर जो है ना किसको भी एनओसी दे देंगे, आपकी प्रॉपर्टी है बोल तो ऐसा उठा के दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है वक्फ बोर्ड को पावर दीजिए, जुडिशियल पावर दीजिए और वक्फ एक्ट 1995 का जो था वो ठीक था। उसके बाद में 2013 का जो एक्ट है वो भी ठीक है। उसमें और अमेंडमेंट ये करना था कि वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके इसको जो है ना वक्फ बोर्ड के हवाले करना है और पुलिस हो या कलेक्टर हो, आईएएस ऑफिसर जो भी है, गवर्नमेंट जो भी स्टेट में गवर्नमेंट है, वक्फ के हवाले करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि वक्फ प्रॉपर्टी लूट लो खा लो बोल के, ऐसा नहीं है। क्योंकि एंडोमेंट में जो वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक ऑनलाइन और ऑफलाइन एतराज़ात के लिए मुहिम का आज आखिरी दिन था। नमाज जुमा के बाद भी लोगों की जस्तजू जारी रही। हैदराबाद समेत दीगर कई शहरों में सिलसिला जारी रहा। बड़ी तादाद में हर उम्र के अफराद, खासतौर पर मुस्लिम नौजवान, बड़ी तादाद में QR कोड के जरिए एतराज़ात जमा करते देखे गए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करते हुए QR कोड और ईमेल के जरिए एहतजाज दर्ज करवाया गया। ये पुराने शहर मस्जिद वज़ीर अली के मनाजिर हैं जो हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर मोदी हुकूमत के पेश करदा वक्फ बिल की मुखालिफत की है। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें बताया गया है कि बशारत नगर हैदराबाद के एक मोहम्मद शख्स जिनका नाम चांद पाशा है, वो अपने हाथ में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ QR कोड थामे नजर आ रहे हैं। केरल में वज़राए फाइनेंस की मीटिंग में शिरकत के मौके पर तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि इजलास से दीगर रियासतों की सूरत हाल जानने और मालियात के हवाले से की जाने वाली कोशिशों को जानने में मदद मिली। मल्लू भट्टी ने इस मौके पर केरल हुकूमत की भी भरपूर अंदाज में सताइश की। And I'm happy to attend this Kerala conclave of southern states, of 5 states participating in this fiscal summit.
And we have made our point here, how the states are, particularly those which are doing, contributing more to the union are getting less returns, so which is hampering our development and all that. So we're requesting the union to look into this and see to that we get our own share. So Kerala started this campaign. Central government is not even giving the funds to the allocated funds to the states at all. So do you think do you support that kind of? No, this is an initial, initiative which it has been there in the debate for a long time. So even after Kerala, we are planning to have it in Karnataka, and then in Hyderabad, Telangana. Also, we will be conducting this kind of summit. It is a healthy debate. It's a federal spirit. We will continue to do that. रोजनामा सियासत के मिलत फंड की जानिब से आज 14 लावारिस नाशों की नमाज जनाजा अदा की गई और उनकी तदफीन भी अमल में लाई गई। उस्मानिया हॉस्पिटल से 13 लाशें हासिल की गई और एक गांधी हॉस्पिटल से हासिल करने के बाद इन अफराद की आखिरी रसूमात को अंजाम दिया गया। इस कार खैर में हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए इस मौके पर इजहार तशक्कुर भी किया गया। 13 सितंबर 2024 रोजनामे सियासत के मिलत फंड के ज़ेर एहतमाम जुमला 15 लाशों की नमाज जनाजा का ऐलान हुआ था। उसमें से एक लाश की शिनाख्त होने पर उनके रिश्तेदार आके उस मरहूम को ले गए और 14 लाशों में से 13 उस्मानिया दवाखाने में, एक गांधी हॉस्पिटल में अभी नमाज जनाजा हुई है। और इस नमाज जनाजा में जो भी हाजिर हुए हैं उन सबको अल्लाह ताला अजर कसीर अता फरमाए और मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और मरहुमीन के लवाहिकीन जहाँ कहीं भी हैं मौला ताला उन्हें तौफ़ीक़ दें कि अपने लवाहिकीन को इस तरीक़े से जो छोड़ चुके हैं, काश इबरत मिल जाए हम सबको कि हमारा आखिरी दिन कैसा रहता है। रोज़ाना सियासत और जाहिद अली ख़ान साहब या आमिर अली ख़ान साहब या मरहूम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब की इस खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते कि मिलत फंड के तहत जो कुछ काम का उन लोगों ने बेड़ा उठाया और उसमें जो लोग मिलत फंड में ताउन करते हैं, ताउन करने वाले जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं से भी ताउन कर रहे हैं, मैं उन सब का भी जो है शुक्रगुज़ार हूँ। उन सब के हक़ में भी दुआ करता हूँ कि कोई कफ़न के ज़रिए मदद करता है, कोई किसी और फंड के ज़रिए मदद करता है। जो भी इन लावारिस अमवात के सिलसिले में मदद करते हैं, रब करीम दुनिया और आखिरत में उनकी मदद फरमाए। ख़ास करके तजहीज़ व तकफ़ीन की टीम के इंचार्ज सैयद जाहिद हुसैन साहब और सैयद ज़ुबैर हाशमी साहब, ये और इनका अमला जो कुछ भी है, ये लोगों की खिदमत तो नाकाबिले बयान हैं। इसलिए कि हमारे पास अगर कोई एक दुनिया से गुज़र जाता है तो हम एक के लिए थक जाते हैं कि हर महीने में 20-20, 25-25 बाज़ वक्त में उससे ज़्यादा आगे पीछे लाशों की तकमील। सैयद अमजद अली फतेह शाह नगर के जो इस वक्त मक्का शरीफ में हैं, इन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह इन सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा जो इदारे सियासत की जानिब से मिलत फंड के तवस्सुत से होती हैं। और ये भी उन्होंने दुआ की कि अल्लाह सारे ईमान वाले जो दुनिया से रुखसत हो गए उन सब की मग़फ़िरत फरमा और जो इस वक्त मसाइल हैं मुसलमानों पर अल्लाह उसको आसानी से हल फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयद मुनीरुद्दीन साहब, फ़हीम फ़ारिहा नाज़नी के अलावा फ़हीम बाबा सैयद अमजद अली साहब ने इन सब के लिए भी दुआ की और कहा कि ये लोग भी किसी न किसी नौयत से ताउन करते हैं, अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमाए और जो जो लोग किसी भी नौयत से इनके आखिरी सफ़र में मदद की है, अल्लाह पाक इन सब के अमल को कबूल फरमाए।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की बेशतर मसाजिद को शामियानों से ढांपने का काम शुरू कर दिया गया है। ख़ासतौर पर पुराने शहर की मसाजिद को हिफाजती इक़दामात के मकसद से पर्दों से ढांपा गया ताकि शरपसंद अनासर किसी भी कार्रवाई से बाज रह सकें। पुलिस की जानिब से गणेश विसर्जन के लिए शहर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में रोज़ाना लगभग 2 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी के वाक़यात होते हैं। इस बात का इंकशाफ हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की एसोसिएट डायरेक्टर सीमा ने किया। वो डॉन हाई स्कूल मलकपेट में साइबर सिक्योरिटी के मौजू पर एक प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल महकमा पुलिस से वाबस्ता इदारा है जिसकी सरपरस्ती पुलिस कमिश्नर हैदराबाद करते हैं। उन्होंने तलबा और तालिबात को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए मशवरे दिए और कहा कि ऑनलाइन गेम्स, वर्क फ्राम होम के लालच के जरिए मासूम लोगों को धोखा दिया जाता है। साइबर सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से स्कूलों में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूरत में इब्तदाई 1 घंटे में टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करने या फिर पुलिस को इत्तला देने से रकम की वापसी का किसी कदर इम्कान रहता है। ताखीर की सूरत में रकम का मिलना मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है क्योंकि धोखा देने वाले अफराद मिनटों में रकम दूसरे अकाउंट्स को मुंतकिल कर देते हैं। और वही नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। गुज़िश्ता 156 दिनों से जेल में कैद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर दिया। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में केजरीवाल की ज़मानती दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। ताहम ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंद शराइत भी आयद कर दी हैं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे और दफ्तर जाने पर भी पाबंदी की इत्तला है। जेल से बाहर आने के बाद बारिश के दौरान भी दिल्ली में केजरीवाल ने अपने हामियों से गुफ्तगू की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी है। अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही है। जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जीवन देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी लीडरान ने खुशी का इजहार किया और कहा कि झूठ और साजिशों के खिलाफ ये सच्चाई की जीत है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मरकजी एजेंसियां मोदी हुकूमत के इशारे पर काम कर रही हैं। केजरीवाल को जेल में रखने की खातिर उन्हें फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया। बीजेपी केजरीवाल को जेल से बाहर आते देखना दरअसल
नहीं चाहती। साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। यह बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त तनकीदें की। उन्होंने कहा कि छोटे कारोबारियों की दरखास्तों को नज़रअंदाज करना और बड़े सरमायादारों को खुसूसी फ़ायदे देना हुकूमत की हकीकत है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि जब कोई छोटा कारोबारी जैसे कि कोयम्बतूर के नाबुन्ना रेस्टोरेंट के मालिक सादा जीएसटी निज़ाम की दरख्वास्त करते हैं तो उनको बेइज्जती और तौहीन का सामना करना पड़ा। राहुल ने इल्ज़ाम लगाया कि जब किसी अरबपति दोस्त की जानिब से क़वानीन में तब्दीली या कौमी असासे हासिल करने की कोशिश की जाती है तो मोदी उनके लिए ख़ास सहूलतें फराहम करते हैं और कालीन बिछाई जाती है। शुमाली कश्मीर के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने साफ तौर पर कहा कि वो आर्टिकल 370 की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने भी कहा कि मोदी हुकूमत ने साजिशें की और जिसने भी इस मामले में साथ दिया वो कश्मीर और कश्मीरी अवाम के लिए संजीदा नहीं है। वाज़ेह है कि उन्हें दिल्ली की अदालत ने 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत पर रिहा किया है। मसला है उसको तो वापस आएगी, हम लेके आएंगे, सब आएंगे। मसला बड़ा है कश्मीर का, मसला बड़ा है 370 और 33 का। उसके लिए अगर उनके पास कोई रोड मैप है हम उनका सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन वो रोड मैप नहीं, वो 5.5 साल कुछ भी नहीं बोले। अमर ने बोला कि जो तिहाड़ जेल का चैलेंज है इंजीनियर रशीद साहब का, तो मैं उसको कबूल करता हूँ बशर्ते कि वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को वापस ले, कंटेस्ट खुद ना करे, और मैं अकम्पनी करूंगा उनको तिहाड़ जेल। चैलेंज दिया आपको वापस। अभी आप एक काम करना, आप उनसे वो तो बेल तो पूरी होने दो, उसके लिए भी हमने कहा ना कि उनको ये रोड मैप देना होगा। 370 वापस कैसे लाएंगे, हम उनके साथ तैयार हैं करने के लिए। तो चैलेंज किस तरह समझते हैं अगर वो तिहाड़ जेल खुद जाएंगे? अरे एक मिनट, चैलेंज क्या, आसमाना चुप करो, ये कौन सा चैलेंज है? वो बेचारा तो मेरे से 2 लाख वोटों से हार गया, वो क्या चैलेंज मुझे देगा? उसको आज अपनी टोपी उतार के कहेंगे
बुआ करना जार पार मोन टोप छा तुह मोन अज छुआ तुह पहले वो कश्मीरी करना सीख ले फिर बता दें। सर जिन्होंने आपको जिताया उनको कहा गया ये सेपरेटिज्म वोट है। अगर सच बोलना सेपरेटिज्म है तो वी आर प्राउड ऑफ टू बी सेपरेटिस्ट, दैट्स एनफ। एक मिनट, दूसरी बात, ऐसा कह के उन वोटरों की ऐसा करके दिल्ली को सोचना चाहिए अगर इंजीनियर रशीद के साथ सेपरेटिस्ट वोटर से तो फिर हिंदुस्तान के साथ यहाँ कोई नहीं है। तो ऐसा लग रहा है आप साउथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप। सर यहाँ इलेक्शन साउथ तो मेरा नहीं है क्या, साउथ मेरी जान है, मेरा दिल है, साउथ पर मेरी जान कुर्बान है। सबसे ज्यादा मार मैंने यहाँ साउथ नहीं खाई है, ये आपको भी पता है सर। कोई और बस निमाज पड़ेगा। जब आप तिहाड़ जेल में सर, जब आप तिहाड़ जेल में थे तो आपने कल एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई आदमी वहाँ पे भेजा था पैसे लेके, तो आपने बोला मैं फाइट नहीं रहूंगा। अभी ना वो थोड़ा मैं ऐसे बता दूंगा, सब्र करो बता दूंगा। शुक्रिया। रोड मैप आपकी, मेरा रोड मैप आपके सामने है। हवाओं से नहीं, जबानी बातों से नहीं, मंशूर के लिखने से नहीं, कुर्बानी देने से मसले हल होंगे। और अब आखिर में फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ी खबर। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा कि काबिज़ ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद कई हमले किए हैं। अस्पतालों में काबिज़ फ़ौज के हाथों शहीद होने वाले कम से कम 40 फ़लस्तीनियों के जज़्दे क़ागी मुंतकिल किए गए, जबकि लगभग 100 ज़ख्मियों को इलाज के लिए लाया गया। एक UN स्कूल की इमारत पर ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने हमला किया, जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई हैं। वज़ारत सेहत ने कहा कि बहुत से ज़ख्मी अभी मलबे के नीचे सड़कों पर पड़े हैं, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी क्योंकि इसराइली फ़ौज ने जगह जगह रुकावटों को खड़ा कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में जारी नस्लकुशी की जंग में अब तक 41,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि लगभग 95,000 ज़ख्मी हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हालिया सैलाब से हुए नुकसानात पर मरकजी टीम के साथ तेलंगाना के हुकाम की सेक्रेटरीट में हुई मीटिंग। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकज से फौरी इमदाद का किया मुतालबा। BRS एमएलए कौशिक रेड्डी और श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी के हामियों के बीच तसादुम का मामला तूल पकड़ा। हरीश राव और दीगर BRS के चंद लीडरान को किया गया नजरबंद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करें। BRS लीडर अलहाज मोहम्मद सलीम और साबिक रियासती वजीर दाखिला महमूद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी लीडरों ने जाहिर की खुशी, कहा झूठ और साजिश के खिलाफ है ये सच्चाई की जीत। राहुल गांधी ने छोटे कारोबारियों के साथ नाइंसाफ़ी पर मोदी हुकूमत को बनाया शदीद तनकीदों का निशाना, कहा दोस्तों के लिए अलग और आम लोगों के लिए बीजेपी की हुकूमत के हैं अलहदा उसूल। और ज़ालिम व काबिज़ इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गाज़ा पर मज़ीद हमले, कम से कम 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।